नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक जासूस की तरह शिक्षा की दुनिया के एक बहुत बड़े केस को सुलझाने जा रहे हैं। अच्छा। केस ये है कि हमारे स्कूल के इम्तिहान वो बच्चों को सिखाने की जगह उन्हें डराते क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि एग्जाम का नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं? और इस केस को सुलझाने के लिए हमारे हाथ जो सबसे बड़ा सुराग लगा है वो है NIOS DELED का कोर्स 502 यूनिट 14, जिसका नाम है सीखना और आकलन, यानी लर्निंग एंड असेसमेंट। बिल्कुल। DSSB की परीक्षा में इस हिस्से से सीधे सवाल उठते हैं क्योंकि ये टॉपिक एक टीचर की सोच की नींव रखता है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ रटना नहीं बल्कि इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझाना है। तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं। मुझे सबसे पहले अतीत में ले चलिए। जब हम स्कूल में थे या हमसे भी पहले, तब ये आकलन की व्यवस्था मतलब असेसमेंट, ये कैसा था? जमीन आसमान का फर्क था। पुरानी व्यवस्था एक रेस की तरह थी। रेस? हाँ, जिसका एकमात्र मकसद था ये पता लगाना कि कौन फर्स्ट आया और कौन लास्ट। अच्छा। इसमें बच्चों पर थप्पा लगा दिया जाता था। जो 60% से ऊपर ले आए वो तेज बच्चे और जो 30% से नीचे रह गए वो कमजोर। क्लास मतलब 2 हिस्सों में बढ़ जाती थी। बिल्कुल। और इसका असर बच्चों पर बहुत गहरा पड़ता था। एक डर बैठ जाता था कि मैं तो कमजोर हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। हम कह सकते हैं कि पुरानी व्यवस्था मंजिल देख रही थी, सफर को नहीं, और इस चक्कर में कई बच्चे रास्ते में छूट जाते थे। बिल्कुल सही पकड़ा। उस व्यवस्था का नतीजा था भेदभाव, बच्चों में फेल होने का डर और उन पर हमेशा के लिए एक लेबल चिपका देना। सारा ध्यान सिर्फ नतीजों पर था। सीखने की प्रक्रिया पर किसी का ध्यान ही नहीं था। किसी का नहीं। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अगर हम उस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दें तो फिर हम ये कैसे पक्का करेंगे कि बच्चों में एक स्तर की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी बनी रहे? क्या कंपटीशन यानी प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म कर देना सही है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, नई व्यवस्था प्रतियोगिता को खत्म नहीं करती। अच्छा। वो उसकी परिभाषा बदल देती है। अच्छा। अब ये शिक्षण केंद्रित से सीखने केंद्रित हो गई है। मतलब टीचर सेंटर्ड से लर्निंग सेंटर्ड। हाँ, इसका मतलब है कि अब फोकस टीचर के पढ़ाने पर नहीं बल्कि बच्चे के सीखने पर है। अच्छा। इसका मूल विश्वास ये है कि अगर हर बच्चे को सही मौका और मदद मिले तो वो ऊंचे से ऊंचा स्तर हासिल कर सकता है। लक्ष्य? अब बच्चों को एक दूसरे से लड़वाना नहीं है, नहीं, बल्कि हर बच्चे को उसके कल से बेहतर बनाना है। डर की जगह अब सुधार को दी गई है। ये तो सोच में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन ये सब कागज पर अच्छा लगता है। एक क्लास में जहाँ 40-50 बच्चे हों, वहाँ हर बच्चे पर ध्यान देना, ये असल में कैसे किया जाता है? इसे समझने के लिए हमें आकलन के 3 अलग-अलग अवतारों को समझना होगा। ये 3 प्रकार ही इस नई सोच की जान है। 3 अवतार? हाँ, और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक बावर्ची मतलब एक शेफ का उदाहरण है। अच्छा, वो कैसे? ये तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। सोचिए, एक बावर्ची सूप बना रहा है। जब वो सूप बनाते बनाते चम्मच से उसे चखता है ताकि नमक मिर्च ठीक कर सके, वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है। जब कोई मेहमान आकर सूप पीता है और फिर बताता है कि वो कैसा बना, वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और जब वो बावर्ची खुद सूप चखकर उस पर सोचकर अपनी रेसिपी को लगातार बेहतर बनाता जाता है, तो वो असेसमेंट एज लर्निंग कर रहा है। वाह, एक ही उदाहरण में तीनों बातें साफ हो गईं। तो हमारे स्कूल के फाइनल एग्जाम और रिपोर्ट कार्ड वो मेहमान हुए जो आखिर में आकर फैसला सुनाते हैं। बिल्कुल, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एकदम सही। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। समेटिव मतलब अंत में। हाँ, ये किसी कोर्स या साल के अंत में होता है। इसका मकसद है बच्चे की उपलब्धि को मापना, उसे ग्रेड देना और एक तरह से फैसला सुनाना। इसका पूरा ध्यान सीखने के उत्पाद पर है, प्रक्रिया पर नहीं। बिल्कुल, प्रोडक्ट पर है, प्रोसेस पर नहीं। और जो बावर्ची खुद सूप चख रहा था वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हुआ, यानी सुधार की गुंजाइश अभी बाकी है। ये मुझे सबसे काम का लग रहा है। बिल्कुल, असेसमेंट फॉर लर्निंग को रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मेटिव? ये पढ़ाने के दौरान लगातार चलता रहता है। इसका मकसद ग्रेड देना नहीं बल्कि सीखने में सुधार करना है। ये एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह है। अच्छा। जो बीमारी का पता लगाकर इलाज करता है, डेथ सर्टिफिकेट नहीं देता। डॉक्टर का डायग्नोसिस मतलब इसके भी कुछ हिस्से होंगे, जांच करने के अलग अलग तरीके। हाँ, मोटे तौर पर इसके 2 हिस्से हैं। पहला है निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक ये पढ़ाना शुरू करने से पहले होता है।
ये जानने के लिए कि बच्चे को पहले से कितना पता है और उसकी समझ में कहाँ-कहाँ गैप्स हैं। कोई उदाहरण? जैसे भारत के राज्यों के बारे में पढ़ाने से पहले टीचर बच्चों को एक खाली नक्शा देकर कह सकती है, चलो जितनी भी जगह पता है भर के दिखाओ। इससे टीचर को शुरुआती स्तर का अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा है असली रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव आकलन, जो पढ़ाने के दौरान होता है। इसका मकसद है गलतियों को तुरंत पहचान कर पढ़ाने के तरीके में बदलाव करना। सही। जैसे क्लास में सवाल जवाब करना, छोटा सा क्विज ले लेना या बच्चों को एक दूसरे का काम जांचने को कहना। इसके पीछे कोई सिद्धांत भी होंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं? हाँ, और ये सिद्धांत बहुत जरूरी है। इन्हें बिग 5 सिद्धांत कहते हैं। बिग 5? हाँ, और इनका निचोड़ एक ही है, आकलन को एक बाहरी चीज से हटाकर सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बना देना। जैसे प्रभावी फीडबैक, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, शिक्षण में समायोजन, प्रेरणा में सुधार या स्व आकलन कौशल का विकास। ये सब बस इसी एक बड़े बदलाव को लागू करने के तरीके हैं। मतलब हम बच्चे को पैसेंजर सीट से उठाकर ड्राइविंग सीट पे बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है, एकदम सही कहा। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। हमारे रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ नंबर होते थे और टीचर की एक टिप्पणी, कुड डू बेटर। लेकिन कैसे बेटर करें ये कोई नहीं बताता था। ये जो आप फीडबैक की बात कर रहे हैं वो इसी कैसे का जवाब लगता है। बिल्कुल। पर एक अच्छा फीडबैक होता कैसा है? अक्सर तो टीचर बस गलतियों पर लाल गोला लगा देते हैं। ये सबसे आम गलती है। एक अच्छा फीडबैक हमेशा समय पर, खास मतलब स्पेसिफिक और वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। सिर्फ बहुत अच्छा या खराब कह देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको बताना होगा कि क्या अच्छा है और उसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। और अगर बोलकर फीडबैक देना हो तो? तब भी वही नियम लागू होते हैं। बच्चे को प्रोत्साहित करें, कभी भी उसकी तुलना दूसरे बच्चों से ना करें। ये तो बहुत होता है। देखो राहुल ने कितना अच्छा किया है। हाँ, और ये बच्चे का आत्मविश्वास तोड़ देता है। उसकी जगह उसे खुले सवाल पूछें, जैसे तुमने सवाल को हल करने के लिए ये तरीका क्यों चुना? इससे बच्चा सोचने पे मजबूर होता है। अच्छा, तो हमने समझा कि आकलन बच्चे के बारे में जानकारी देता है, ओ ऑफ लर्निंग, और आकलन पढ़ाने के तरीके को बेहतर बनाता है, फॉर लर्निंग। सही। लेकिन क्या आकलन खुद एक सीखने का तरीका बन सकता है? हाँ। क्या बच्चा खुद अपना आकलन करके सीख सकता है? ये सुनने में तो सबसे मुश्किल लगता है। बिल्कुल। ये तीसरा और सबसे उन्नत स्तर है, असेसमेंट एज लर्निंग, जिसे स्वनिर्देशित अधिगम यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी कहते हैं। यहाँ सीखना और आकलन मिलकर एक ही प्रक्रिया बन जाते हैं। लर्निंग इज इक्वल टू असेसमेंट। मतलब बच्चा यहाँ खुद ही अपना टीचर बन जाता है। ये काम कैसे करता है? हाँ, एक तरह से यहाँ बच्चा 3 भूमिकाएं निभाता है। सेल्फ मॉनिटर, जो अपनी प्रगति पर नजर रखता है। सेल्फ रिफ्लेक्टर, जो अपने काम पर गहराई से सोचता है। और सेल्फ इम्प्रूवर, जो अपनी कमियों को पहचान कर खुद सुधार करता है। इसका कोई उदाहरण? एक बेहतरीन उदाहरण है पोर्टफोलियो बनाना। बच्चा अपने सबसे अच्छे काम को एक फाइल में इकट्ठा करता है, फिर टीचर के दिए गए मानकों पर उसे खुद जांचता है। अच्छा। और एक छोटा सा नोट लिखता है कि उसने ये काम क्यों चुना और वो अगली बार इसे और बेहतर कैसे बना सकता है। यहाँ टीचर सिर्फ एक गाइड है, मालिक नहीं। बिल्कुल। और जब बच्चे एक दूसरे का काम जांचते हैं, जिसे सहकर्मी आकलन कहते हैं, उसका क्या फायदा है? उसके तो बहुत फायदे हैं। जब एक बच्चा दूसरे को फीडबैक देना सीखता है तो उसकी खुद की समझ भी गहरी होती है। वो सीखते हैं कि कैसे बिना किसी को नीचा दिखाए मदद करने के इरादे से सलाह दी जाती है। इससे क्लास में एक सहयोगी माहौल बनता है, मुकाबले का नहीं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब आते हैं असल मुद्दे पर। DSSB की परीक्षा में इन सब कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे बनेंगे? देखिए, परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है इन तीनों प्रकारों के बीच के अंतर को साफ साफ समझना। ठीक है। एक टेबल की तरह इसे दिमाग में बैठा लीजिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये कब होता है? सत्र के अंत में। क्यों होता है? ग्रेड देने और फैसला सुनाने के लिए। और कंट्रोल किसके हाथ में? सिर्फ टीचर के। सही। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये कब होता है? पढ़ाने के दौरान लगातार। क्यों? सीखने में सुधार के लिए। और इसमें कंट्रोल टीचर और छात्र दोनों के हाथ में होता है। बहुत बढ़िया। और आखिरी असेसमेंट एज लर्निंग, यह भी सीखने के दौरान होता है, खुद की समझ को बेहतर बनाने के लिए। और कंट्रोल पूरी तरह से छात्र के हाथ में। एकदम सही। ये तुलना बहुत काम की है। और कोई ऐसा टॉपिक जिससे सवाल बनने की पूरी उम्मीद हो? हाँ, एक अच्छी आकलन योजना मतलब असेसमेंट प्लान कैसे बनाई जाए। ओके। 3 सवाल याद रखिए। पहला, मैं इसे कब और कैसे करूंगा। यह है एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, आकलन को पार्ट में ही बुन देना।
और तीसरा, मैं इसके लिए कौन सा औजार इस्तेमाल करूंगा, ये है टूल सिलेक्शन। बिल्कुल, क्विज, प्रोजेक्ट या बस बातचीत। और ये जो पारंपरिक और आधुनिक आकलन के बीच का अंतर है वो भी जरूरी लगता है। बहुत ज्यादा। पारंपरिक आकलन में छात्र एक निष्क्रिय श्रोता था, जिसे फीडबैक महीनों बाद मिलता था, जब सुधार का मौका ही खत्म हो जाता था। हाँ, जबकि आधुनिक आकलन में छात्र एक सक्रिय भागीदार है, जिसे फीडबैक तुरंत मिलता है। चलिए, तो परीक्षा में जाने से पहले एक बार जल्दी से इन मुख्य शब्दों को दोहरा लेते हैं। तो OF लर्निंग है समेटिव, योगात्मक, यानी अंत में होने वाला सारांश। फॉर लर्निंग है फॉर्मेटिव, रचनात्मक, यानी सीखने को एक रूप देने वाला, उसे सुधारने वाला। और एज लर्निंग है सेल्फ डायरेक्टेड, स्वनिर्देशित, मतलब जब सीखना खुद एक आकलन बन जाए। हाँ। FOR मतलब सुधार के लिए, और AS मतलब खुद के द्वारा सीखना। एकदम सही। और इन सबसे ऊपर एक बात है जो हर भावी शिक्षक को अपनी डायरी में लिख लेनी चाहिए। वो क्या? आकलन का उद्देश्य सीखना है, प्रतियोगिता नहीं। हमें बच्चों के साथ काम करते हुए प्रूविंग से इम्प्रूविंग की तरफ बढ़ना है। प्रूविंग से इम्प्रूविंग। हमारा लक्ष्य ये साबित करना नहीं है कि बच्चा कितना जानता है, बल्कि ये है कि वो और बेहतर कैसे सीख सकता है। ये वाकई एक बहुत ही उपयोगी चर्चा थी। इससे सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं हुई, बल्कि एक बेहतर टीचर कैसे बना जाए इसकी सोच भी साफ हुई है। लगता है हमारे केस का जवाब मिल गया। बच्चों को इम्तिहान से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने उसे प्रूविंग का हथियार बना दिया है, इम्प्रूविंग का औजार नहीं। तो ये थी लर्निंग एंड असेसमेंट पर हमारी गहरी पड़ताल। एक शिक्षक के रूप में ये समझना बहुत जरूरी है कि आकलन का सही इस्तेमाल बच्चों में डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर सीखने में मदद करने के लिए है। बिल्कुल। इस गहरी और सार्थक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर और सोचिएगा। अगली बार जब किसी बच्चे की कॉपी जांची जाए या उसका टेस्ट लिया जाए, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि मेरा असली मकसद क्या है। ये साबित करना कि उसे क्या नहीं आता, या ये खोजना कि उसे कैसे सिखाया जा सकता है।